नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अब से कुछ घंटों बाद नामीबिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामीबिया में राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत और ब्राजील के बीच आतंकवाद से निपटने के समेत 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगले 5 साल में आपसी व्यापार 20 अरब डॉलर के पार ले जाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस से किए गए सम्मानित। अब तक मिले 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार। 4 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन। 38 दिन तक चलेगी यात्रा। और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर साधा निशाना। कहा, यूक्रेन पर सिर्फ बकवास कर रहे हैं पुतिन। रूस पर सख्त प्रतिबंधों की दी चेतावनी। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में अब से कुछ घंटों बाद नामीबिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नामीबिया यात्रा है, जबकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 27 सालों के बाद नामीबिया की ये तीसरी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान भारत नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। दरअसल अफ्रीका अब एक ऐसा देश है जो भारत की विदेश नीति का लगातार केंद्र बनता जा रहा है। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी विरासत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल सहयोग, कृषि और साथ ही वन्य जीव संरक्षण जैसे समझौते होने का अनुमान है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। भारत नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया में खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नामीबिया के पास यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और नामीबिया के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां नामीबिया में जोरों पर है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया में रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगे। नामीबिया के साथ कई विषयों पर समझौता भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता और साथ में भारत की अफ्रीका के साथ एक्ट ईस्ट की तरह एक्ट अफ्रीका की नीति का भी परिचायक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और नामीबिया के संबंधों की एक नई युग की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, विंडोक। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा पर डीडी न्यूज नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों में शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार के साथ साथ वन्य जीवन के जो संरक्षण है उसके सहित कई विषयों पर चर्चा होने की आगे संभावना है। आइए आपको सुनवाते हैं। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विजिट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी और बहुत सारी दूसरी चर्चाएँ होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब
जगहों पर भी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा, एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा? करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी इंडिया गए हुए थे। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारा वहाँ पर जो डिफेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो काफ़ी कुछ हमसे यहाँ पर खरीदना चाहते हैं भारत से। कुछ इक्विपमेंट है, बट ये विज़िट के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बढ़ा होगा। नामीबिया भी की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं, खासकर DD न्यूज़ के, वो उनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अगर नामीबिया में व्यापार करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें जो अगर बड़े सेक्टर्स बताऊं तो माइनिंग, मिनरल्स। अभी जैसे इनके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह तो हैं इनके पास, रेयर अर्थ वो सब भी हैं, लेकिन मार्बल है तो काफ़ी इनका अच्छा मार्बल है। यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि भारत से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ट्रेडिंग में यहाँ पर एक हमारी कंपनी है जो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं कि भाषा अलग है, भाषा भी ये अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान है। सर, आपने अभी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जा रही है तो क्या यूरेनियम को लेकर भी किसी समझौते की संभावना है? यूरेनियम पर भी बातचीत होगी और प्रधानमंत्री के विज़िट के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूरेनियम हमारे नामीबिया से भी यहाँ से इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें क्लैरिफाई करनी है। वो प्रधानमंत्री जी के विज़िट के बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम, मेरे ख्याल से, यूरेनियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति नामीबिया को लेकर है, अगले 10 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? जैसे इंडिया की भी बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ भी थोड़ा रियलाइजेशन है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम बहुत कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया से ला सकते हैं, हमारे जो रिलेशंस है बढ़ सकती है। तो इनकी भी जानकारी अभी बढ़ रही है। तो फिर जैसे अब विज़िट होगी प्रधानमंत्री की, तो फिर काफ़ी लोग जानेंगे कि हाँ, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि भारत और नामीबिया के जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगी, उसमें भविष्य में दोनों के एक मजबूत संबंध होने की संभावना है। और दोनों देशों के बीच अगर संबंध कुछ इस तरीके से मजबूत रहे तो कई सारे सेक्टर्स में भारत और नामीबिया दोनों साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। DD न्यूज़ पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और आइए बात करेंगे भारत और ब्राजील की। नामीबिया से पहले प्रधानमंत्री ब्राजील में थे, जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपने देश का शीर्ष सम्मान भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भारत यात्रा का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। देखिए इससे जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट। मजबूत दोस्ती और व्यापक द्विपक्षीय सहयोग, भारत और ब्राजील की यही साझा प्रतिबद्धता एक बार फिर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में कई अहम समझौते हुए। वहीं गहरी मित्रता को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। विदेशी हस्तियों को दिया जाने वाला ये वहां का सबसे बड़ा सम्मान है। ब्राजीली राष्ट्रपति ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। प्रधानमंत्री को अब तक 26 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। भारत ब्राजील सभी क्षेत्रों में मजबूत सहयोग पर सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल उपायों, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान से जुड़े समझौते रिश्तों में नई मजबूती लाएंगे। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बैठक में अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर बल दिया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ब्राजील में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत ने ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की। मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 26वां सम्मान है। देखिए रिपोर्ट। भारत और ब्राजील का संबंध उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़
भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 26 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है।
और अब बात बाबा बर्फानी की, जिनके दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित तौर पर यात्रा की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने के लिए शासन प्रशासन तो जुटा ही रही है, साथ ही कई स्वयंसेवी संगठन और धर्मार्थ संगठन यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। अलग अलग संगठन भंडारा और लंगर चला रहे हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने बालटाल से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है। पवित्र अमरनाथ की यात्रा लगातार चल रही है और देश के कोने कोने से, देश विदेश से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर नर नारायण की सेवा के लिए भी पहुंचे हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं। और ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो निःशुल्क लंगर चलाती हैं, भंडारा चलाती हैं और नर सेवा करके पुण्य कमाती हैं। मानव सेवा समिति के अनेक कार्यकर्ता जो अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से ये भंडारा चलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय नाश्ते का वितरण हो रहा है। जो पहुंचता है उसको भी भोले कहा जाता है, जिसके दर्शन के लिए लोग जाते हैं उनको भी भोले कहा जाता है। सबको भोले कहकर बुलाया जाना और भोले के ही दर्शन के लिए जाना, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से नर और नारायण में हमारे यहाँ भेद नहीं होता है। शिव मानव सेवा समिति हसनपुर 1230 14 साल से भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। किसी भक्त को कोई परेशानी न हो, यहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। ये भंडारा आप सबके सहयोग से भोलेनाथ की कृपा से लग रहा है। बाबा के दरबार में सभी को भोले ही कह के बुलाया जाता है और ये भगवान का प्रसाद है। जो बाबा के दरबार में हम लोग भंडारे में बोलते हैं, आओ बोले प्रसाद ले लो भोले, आओ बोले प्रसाद ले लो भोले। ये हमारे हसनपुर का भंडारा है। निरंतर 14 वर्षों से हम लोग बाबा के दरबार में सेवा दे रहे हैं। सभी भक्तों को एक जैसा सम्मान मिलता है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर इसको कंट्रीब्यूट करके काम करते हैं और कुछ समिति जो छोटी समिति है उनको साथ में मिलाकर भी इसको बड़े रूप में व्यवस्था की जाती है। जी, ये भंडारा हमारा लगातार 14 साल से चल रहा है और हमारा फ्री मेडिकल कैंप भी है, वो 12 साल से चल रहा है। वो अपर रेल पटरी पर लगता है, वहाँ पर आपको दवाइयाँ मिलती हैं और भी मशीनें हैं, अपनी मसाज मशीन है और ऑक्सीजन मशीनें भी हैं। और मेडिकल कैंप पर हम अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास हर साल करते हैं और हर साल बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद ये भोजन भी ग्रहण करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी की गुफा पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये नर सेवा नारायण सेवा का अनुपम उदाहरण है। भक्त भी भोले और जिनके दर्शन करने हैं वो भी भोले। इससे अनूठी संस्कृति कहाँ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि हर वर्ग, समुदाय और देश के हर कोने से एक सामूहिक शक्ति यहाँ पर दिखती है। एक ऐसी स्थिति दिखती है जो सामाजिक सहयोग से चलता है और ये निश्चित तरीके से पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है और अचंभित भी कर देने वाला है। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बालताल बेस कैंप, गांधरबल। केंद्र सरकार प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना के तहत उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र स्थापित करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रदेश में मीडिया अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। बैठक में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये कदम प्रदेश के संचार ढांचे को मजबूती देगा और उज्जैन के सांस्कृतिक महत्व को देश भर में प्रसारित करने के लिए मदद भी करेगा। और अब बात बिहार की, जहां मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण से जुड़े SIR फॉर्म संग्रह का काम 14 दिन से लगभग आधे के करीब पहुंच गया, जबकि अभी 16 दिन बाकी हैं। उम्मीद है कि ये काम गणना फॉर्म संग्रह के अंतिम दिन यानी 25 जुलाई से पहले ही पूरा हो जाएगा। 24 जून को SIR निर्देश जारी करने के बाद से पहले 14 दिनों में शाम 6 बजे तक 3,70,77,077 गणना फॉर्म इकट्ठा किए गए, जो बिहार के कुल 7,89,59,844 यानी लगभग 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का
40.95% है। इस अभ्यास के पहले 2 हफ्तों में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित किए गए और 97% से ज्यादा फॉर्म 7,70,44,990 मतदाताओं को बांटे गए। इसके अलावा 18% से ज्यादा फॉर्म ECI नेट में अपलोड किए जा चुके हैं। जमीनी स्तर पर 20,000 से ज्यादा BLO को जोड़ने के साथ संग्रह प्रयास में तेजी आई और पहले से ही 77,895 BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने और उन्हें इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं। लगभग 4 लाख स्वयंसेवक, जिनमें सरकारी अधिकारी, NCC कैडेट्स, NSS सदस्य शामिल हैं, बुजुर्गों, दिव्यांग, बीमार और कमजोर आबादी को SIR प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए मैदान में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सभी 243 SC, 963 AIRO, 38 DO और राज्य के CO को कवर करने वाले ERO मतदाताओं को उनके फॉर्म जमा करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए काम किया जा रहा है। और 8 जुलाई तक 1,56,626 BLA नियुक्त किए जा चुके हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।